सुमैया आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइट ओक कैपिटल के सीईओ। आशीष, बहुत दिनों बाद आए हैं, हम आपसे नाराज हैं। आप चैनल पे बहुत दिनों बाद नजर आए, कहाँ बिजी थे आप? मैं एक्चुअली ट्रैवल भी कर रहा था और बीमार भी था बीच में, ओह तो नो। नाउ आई एम परफेक्टली फाइन। अच्छा, पहले बताइए कहाँ घूम के आए, कैसा था माहौल वहाँ पे? नहीं, हम तो इंटरने सॉरी हम तो इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह के लिए, मतलब मैं था नहीं इंडिया में, और उसके बाद जैसे काफी को हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, कोविड भी आई कॉट, सो। ओहो। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग आपने कही, आप काम के सिलसिले में ट्रैवल कर रहे थे, वो भी इंटरनेशनल। पहली बात तो मैं आपको भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। पोर्टफोलियो मैनेजर्स एसोसिएशन का निर्माण हो गया है, वो कल उनका पहला इवेंट था, और बग्गा साहब और हमारे साथ सौरभ ने बातचीत भी की। तो आपको भी, क्योंकि आप भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने में, तो और अभी आप बाहर घूम के आए हैं काम के सिलसिले में। कल हमारी यही बात हो रही थी कि अभी तक पोर्टफोलियो मैनेजर का जो पूरा हिस्सा है बाजार का, वो बहुत स्टेबलाइजिंग फैक्टर बाजार में एफआईएस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने में। लेकिन लास्ट 10 साल में ग्रोथ कम नहीं हुई है। 10,000 करोड़ के एयूएम से 3 लाख करोड़ का एयूएम हो गया। और अभी तक एक 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 मानता ये है कि पीएमएस में कौन लगाता है, पीएमएस में इंडियन एचएनआई लगाता है पैसा, एफ्लुएंट इन्वेस्टर लगाता है। बट कल मेरी को इन्होंने समझाया, सौरभ ने, कि भाई साहब, बाहर से विदेशी इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज इंडिया में डेडिकेटेड बेट्स ले रहे हैं, भयंकर इंक्वायरी आ रही हैं, और अब आप बाहर घूम के आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं है कि आपको इस बार वो एफआईआईज जो डेडिकेटेड इंडिया बेट्स लेना चाहते हैं, फैमिली ऑफिस, एफ्लुएंट एफआईआईज, वो इंडिया में बढ़ा रहे हैं आपके चैनल के थ्रू? जरा बताइए कितना पोटेंशियल है। जी अजय, आप सही बोल रहे हैं। सौरभ ने भी आपको नीडलेस टू से सही बताया कि देखिए, जैसे अगर हम आंकड़े देखते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि 75 to 80% जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का पैसा इंडिया में आता था अब तक, वो ज्यादातर कहीं ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट, ग्लोबल इक्विटी, इस तरीके के फंड्स के थ्रू आता था। और एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की फिलहाल में जो आउटफ्लोज हमको देखने को मिल रहे हैं, काफी हद तक मैं तो कहूंगा कि पूरे के पूरे जो आउटफ्लोज हैं वो इस तरीके के ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स या ग्लोबल इक्विटी फंड्स को एट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पिछले 6 महीनों में चाइना में एक तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आप बता सकते हैं कि टेक कंपनीज के खिलाफ जो हुई है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत भरोसा लोगों का उठ गया है। एक आध बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने चाइना को अनइन्वेस्टेबल बताया, इस तरीके की भी कंट्रोवर्सी उठी थी वहां पे। जैसे बड़े बड़े दिग्गज है बता रहे हैं कि चाइना का वेटेज शायद कम होगा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। उसके बाद आप देखिए रशिया में क्या हुआ। तो ये बोलने वाली बात यह है कि ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट जो एक कैटेगरी है, इसमें मेरे ख्याल में 35% पैसा जो है वो चाइना और रशिया में लगता था। लेकिन पिछले 6 महीनों में जो चाइना और रशिया में हुआ है, ये कोई नॉर्मल इकोनॉमिक साइकिल या नॉर्मल कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल चेंज इनके बिहेवियर में रहा है। तो उसके वजह से ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स कैटेगरी में से अगर कोई $100 निकालता है तो उनका इंटेंशन शायद यही है कि $35-40 चाइना और रशिया से निकाला जाए। बट क्योंकि हम लोग भी ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स के पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली $15-20 हमारा भी निकल जाता है। और ये ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स की कैटेगरी है, ये $2 ट्रिलियन की है। तो ये एक बात है। तो ऑब्वियस जो आपके सवाल पे है कि भाई काफी सारे लोग हैं जो स्पेसिफिकली इंडिया में लगाना चाहते हैं, उनका जो स्पेसिफिक इंडिया डेडिकेटेड इन्वेस्टर है उनका कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि 1 जनवरी से लेके अभी तक जो डेडिकेटेड इंडिया के एफपीआईज हैं, जैसे वाइटोक भी उसमें से एक शामिल है, हमारी सिंगापुर की जो एएमसी है, तो हमारे जैसे जो डेडिकेटेड इंडिया मैनेजर है इनका फ्लो तो नेट पॉजिटिव है। अगर आप रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह देखें तो सोवरेन वेल्थ फंड्स हैं, इंडिया डेडिकेटेड एफपीआईज हैं, ये सारे के सारे नेट पॉजिटिव है। नेट नेगेटिव ग्लोबल फंड्स, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स, इस तरीके के कैटेगरीज में है। और ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमें जितना भी मौका मिलता है इंटरैक्शंस बाहर के लोगों से करने का, चाहे वो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट के बैंक्स हो या यूरोप के लोग हों, तो डेडिकेटेड इंडिया में तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये बात एब्सोल्युटली एविडेंट है। और जैसा सौरभ साहब ने आपको बताया, ये बात भी सही है कि कई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सेबी रजिस्ट्रेशन वगैरह लेके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर जैसे सौरभ साहब हैं या हमारे जैसे लोग हैं उनको यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट करते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का जो आप कॉर्पस देखते हैं, उसमें केवल पीएमएस नहीं होता है, डिस्क्रेशनरी पीएमएस केवल या नॉन डिस्क्रेशनरी पीएमएस इसमें केवल नहीं होता है।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को जो यहाँ से एडवाइस करते हैं, ऑफ कोर्स उनकी एग्जीक्यूशन, उनकी जहाँ पे भी ऑफिसेज हैं वहाँ से एग्जीक्यूशन होती है, लेकिन काफ़ी सारी एडवाइस जो है वो इंडियन पोर्टफोलियो मैनेजर्स फी बेसिस इनको देते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का इसमें काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। मॉर्निंग आशीष, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपके पोर्टफोलियो में हमने कुछ देखी है, जो रीसेंट एक्टिविटीज़ थी उसको थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे आपके साथ। आपने आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, प्राइवेट स्पेस बैंक में थोड़ा सा फोकस बढ़ाया है, एज वेल एज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ऑटो। ये कुछ पर्टिकुलर थीम्स हैं जो लगातार हम अपने चैनल पे व्यूवर्स को बता भी रहे हैं, लेकिन कमिंग फ्रॉम द डार्क हॉर्सेस माउथ डायरेक्टली, थोड़ा सा व्यूवर्स के लिए और हेल्प होगी अगर आप यहाँ पर कुछ हाईलाइट कर पाएं कि कौन सी पर्टिकुलर, क्या ये जो स्टॉक्स हैं ये मिड कैप से हैं, स्मॉल कैप से हैं, लार्ज कैप से हैं, कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स स्टॉक्स हैं जो आपने हाईलाइट किए हैं यहाँ? जी, जैसा आपने बताया, वैसे हमारा जो रेगुलेटरी या जो कंप्लायंस है वो मुझे स्पेसिफिक स्टॉक्स पे चर्चा करने से बार करता है, लेकिन मैं आपका, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेक्टर पे या हमारे स्पेसिफिक पोर्टफोलियो पे है, तो जरूर आपके सवाल में 3-4 चीजें मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ कि जैसा आपने सही सही फरमाया, बैंक्स जो है इसमें ज्यादातर हमारी बिलीफ हमेशा लार्ज कैप में रहती है, तो मिड कैप बैंक्स में एक्सपोजर नहीं या नहीं के बराबर रहता है आमतौर पे। सो लार्ज कैप बैंक्स है जैसे। दूसरी बात है जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये हमारा सिग्निफिकेंट ओवरवेट, जैसे BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। हम लोग खुद वैसे सेक्टोरल इन्वेस्टर नहीं है, स्टॉक पिकिंग बॉटम अप करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी कंपटीशन BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बीट करने के लिए है, तो रिस्क कंट्रोल के तौर पे जरूर हम नजर रखते हैं कि भाई इंडेक्स के मुकाबले हमारा कितना ओवरवेट, कितना अंडरवेट है। तो बैंक्स में आप जरूर देखेंगे कि हम ओवरवेट हैं, और इंक्रीज किया भी है, क्योंकि हमारी, एटलीस्ट मेरी ऐसी बिलीफ है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनकी बिजनेस कंडीशंस, लगातार बिजनेस कंडीशंस इंप्रूव होती जा रही हैं, लेकिन जो बाहर का माहौल है, जो हमारे अभी फिलहाल के लिए इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से मार्केट हेडविंडेड है। लेकिन लोकल कंडीशंस आप अगर बैंक्स की देखें तो कंटिन्यूसली बिजनेस एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, बड़े बैंक्स का अपना खुद का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। अगर क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता है तो आप जानते हैं कि जिन बैंक्स का बड़ा कासा रेशियो है उनका फायदा होगा, और काफी सालों के बाद क्रेडिट ऑफटेक एक्चुअली डबल डिजिट में आता हुआ नजर आ रहा है। और इसके पहले भी मैं चर्चा सुन रहा था, आप स्टेट बैंक वगैरह की बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली इन्होंने भी बहुत पॉजिटिव कॉर्पोरेट पाइपलाइन और गाइडेंस दिया हुआ है पास्ट कमेंट्रीज में। तो बैंक्स का माहौल इंप्रूव हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगर आप देखें, हर जगह पे अर्बन डिमांड है या एम्प्लॉयमेंट है, ITES सर्विसेज का ग्रोथ है, ओवरऑल वेज ग्रोथ है, काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देखिए क्या है कि कभी तेजी कभी मंदी, शेयर के दाम ऊपर नीचे होते रहते हैं, बट एक चीज मैं कह सकता हूँ कि अगले 5 से 10 साल के दौरान अगर आप देखें तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव होती है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स काफी समय के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में रहेगा। तो यही जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो पोर्टफोलियो में भी आपको नजर आ रही है। आशीष, पहले तो बहुत शुक्रिया, आप 18 स्वदेश को समय दे रहे हैं। एक पॉइंट मेरे को आपसे क्लियर करना है, मैं पॉइंट्स पे नहीं पूछूंगा, वो सिर्फ एक कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता हूँ। बैंक ऑफ अमेरिका ने कल परसों ये कहा कि हमने अपने इंडिया वाला जो टारगेट है, पहले 16,000 था, उसको 14,500 कर दिया। जेफरीज के क्रिस वुड भी यही कह रहे थे कि उनको इंडिया में तब इन्वेस्टमेंट करना है जब वो 14,000 निफ्टी देखेंगे। आपको भी ऐसा लगता है कि 14,000 तक निफ्टी आ सकता है? हो सकता है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात हो, आपका जो फंड पड़ा आप उसको इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये कन्विक्शन कितना ठीक है कि 14,000 तक भी आ सकता है बाजार? देखिए, मार्केट को एक्चुअल, मतलब आप जानते हैं, सही से आप जानते हैं कि केवल फंडामेंटल की बात नहीं होती है। देखिए, अगर EPS मल्टीप्लाइड बाय लॉन्ग टर्म एवरेज PE मल्टीपल करके मार्केट कैप और इंडेक्स लेवल निकालना होता तो हम सब लोग एरिथमेटिकली उसका कैलकुलेशन कर लेते, लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी लेवल पे फंडामेंटली मेरा व्यू, चाहे कोई भी हो, फेयर वैल्यू को लेकर के, उस फेयर वैल्यू के लेवल से लेकर के कभी भी सेंटिमेंट की वजह से 10% जब नीचे का रुख है तो 10% और नीचे जाना, और जब तेजी का रुख है तो 10% और ऊपर जाना, फ्रैंकली इसमें आप भी जानते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें 14,000 है तो वो यहाँ से में भी 10% मोर है। वैसे 14,000 देख करके मैं मानता हूँ कि काफी लोग घबरा जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी लेवल से हमको 10% के लिए प्रिपेयर्ड
रहना ही चाहिए, वरना तो हम अपने आप को इक्विटी इन्वेस्टर बोल नहीं सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं इस तरीके से कहूंगा, इंडेक्स के लेवल के ऊपर मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय जो प्रॉब्लम्स है, देखिए यूएस का जो आर्थिक व्यवस्था का साइकिल है, तेजी मंदी का जो साइकिल हम बताते हैं, तो एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए, कोविड के पहले भी यूएस में 10 साल की तेजी थी। इतनी बड़ी 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 3.5% इनका जीडीपी ग्रोथ था और अनएम्प्लॉयमेंट इनका 0 था कोविड के पहले। अब कोविड जो है वो इनके लिए 1 महीने का अफेयर था। उस 1 महीने में इन्होंने किसी को 2,000, किसी को 5,000, $10,000 इस तरीके से लोगों के बैंक अकाउंट में 2-2, 3-3 बार एक साल में पैसा क्रेडिट किया इन्होंने। उसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया, फिर से लिक्विडिटी बढ़ा दी। तो देखिए क्या है, कोविड के पहले भी इनके यहाँ पे इन्फ्लेशन इंसिपिएंट था, फिर इन्होंने इन्फ्लेशन को और बढ़ावा दिया एक्चुअली ग्रोथ के चक्कर में। उसके बाद सप्लाई चेन इश्यूज आ गए, उसके बाद वॉर और तेल और मेटल और कमोडिटी, ये सारी चीजें आ गई। लेकिन आप इंडिया का देखिए, हमारा इकोनॉमिक साइकिल कहाँ था? कोविड के पहले तो हम मंदी में थे, अभी भी हम अपने आप को तेजी में नहीं बता सकते, बट एक बढ़िया सी प्री कोविड से भी बेटर रिकवरी हमको दिख रही है, बस इतना ही। ऐसी कोई भारी तेजी हमने देखी नहीं है। कोविड के पहले हमारे यहाँ पे सिस्टम लेवल क्रेडिट ग्रोथ 0 था। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा हमने लोगों को पैसा बांटना या लूज मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह कोविड में कोई ओवर स्टिमुलेट हमने किया नहीं है। तो बोलने की बात यह है कि उनका जो इकोनॉमिक साइकिल है और हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है, ये पोलर ऑपोजिट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। इनके जो इन्फ्लेशन के कारण है और हमारा जो इन्फ्लेशन का कारण है, ये कोई कनेक्टेड नहीं है। तो ध्यान में हमको ये रखना है कि भाई फंडामेंटल्स जो हैं उसमें हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से या यूएस से फुल्ली इंटीग्रेटेड नहीं है। फिलहाल हमको मार इसलिए पड़ रही है क्योंकि फ्लोज में हम फुल्ली इंटीग्रेटेड है। तो अगर बाहर के कारणों की वजह से यहाँ पे बिकवाली होती है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि नॉन डेडिकेटेड फंड्स में बिकवाली हो रही है, इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में बिकवाली एक्चुअली नहीं हो रही है। तो ये बताता है कि भाई फंडामेंटली हम पूरी तरह से जितना सोचते हैं उतना कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फ्लोज में मैं मानता हूँ फुल्ली कनेक्टेड है। और क्योंकि हम फ्लोज में फुल्ली कनेक्टेड है, इसीलिए तो हमको ये मौका मिल रहा है। तो और 5-10% डाउनसाइड की चिंता नहीं करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हमको फायदा लेना चाहिए। और अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर टैंट्रम, कोविड, कोई भी एग्जांपल दीजिए, हमेशा यही समझ में आया है कि बाहर के कारणों या बाहर के पैनिक की वजह से यहाँ पे जब सेलिंग होती है तो उसके बाद 1 साल में समझ में आ जाता है कि भाई सुनहरा मौका था, हमने मिस कर दिया। तो फायदा लेना चाहिए। ऑलराइट, जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ कि क्योंकि आप अगर ये शेयर कर सकें कौन कौन से जुरिस्डिक्शन में आप विदेशी इन्वेस्टर्स से मिल के आए, क्या कह रहे हैं वो बाजार के बारे में, इंडिया मार्केट के बारे में, वैल्यूएशंस और सेक्टर्स? देखिए, जो हमारे फाउंडर है प्रशांत जी, इनका इस पे ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपर्टाइज है इसके ऊपर। लेकिन मुझे अगर पूछे तो जैसे मुझे कभी मौका मिलता है जीसीसी कंट्रीज में या मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टर्स को इंडिया में बारे में बताने का, तो डेफिनेटली क्या है कि इंडिया में जो इंटरेस्ट है वो एक तरीके से कभी कभी सिक्लिकल भी होता है, और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं इनको दुनिया भर में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज फॉर देम। तो जैसे मेरा जो भी एक्सपीरियंस मिडिल ईस्ट में या जीसीसी कंट्रीज में, उसमें एक रिन्यूड इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं कि भाई, और देखिए बाहर जो है हम सब जानते हैं कि जैसे इंडिया में अगर मैं ट्रैवल करूं तो कई मेरे दोस्त होते हैं जो मुझे चाय पीने के लिए बुला भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं बाहर के लोगों की बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई अपॉइंटमेंट देता है मतलब इंटरेस्टेड है। क्योंकि अगर हम इंडिया से उड़ के वहां जाते हैं तो उनको कोई हमारे साथ चाय पीने का शौक तो होता नहीं है। तो वहां पे मैं समझता हूँ कि अगर कोई अपॉइंटमेंट देता है और आपसे महीने 2 महीने में बात करता है, मतलब कि डेफिनेटली इंडिया रेडार पे है और उनको इंडिया में पैसा लगाने में इंटरेस्ट बन रहा है। तो पैसा आ भी रहा है जैसा मैंने बताया, और इंक्रीमेंटली जो लोगों का इंटरेस्ट है वो भी डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी और आप स्वस्थ भी रहें, ये हमारी शुभकामनाएं भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए।